हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है लकार, जिसे इंग्लिश में टेंस और हिंदी में काल कहते हैं। जीरो से जी के संस्कृत इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए यानी स्टेप 3 में आज हम सीखेंगे लकार किसे कहते हैं, इनकी पहचान क्या होती है, इनके चिन्हों का प्रयोग क्यों और कैसे किया जाता है। आप विश्वास करें, इस वीडियो के एंड तक लकार से रिलेटेड जितने भी आपके डाउट्स हैं वे सब क्लियर हो जाएंगे। अगर आपने इस सीरीज के पिछले वीडियोस यानी स्टेप 1 और स्टेप 2 नहीं देखे हैं तो उन्हें जरूर देख लें, क्योंकि उन वीडियोस में हमने धातु, पुरुष और लट लकार को बहुत ही अच्छे से समझा है, जिसका लिंक मैंने ऊपर आई बटन पे दे दिया है। अगर आप उन्हें देख लेते हैं तो आज का वीडियो समझना आपके लिए बेहद आसान हो जाएगा, क्योंकि चिन्हों को हमें समझना है, रटना नहीं। हमारी क्लास में रटना मना है। तो चलिए अब हम जल्दी से शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक लकार। तो पहला प्रश्न है, लकार किसे कहते हैं। लकार का अर्थ है समय की पहचान, जो हमें यह बताता है कि कोई भी काम या एक्शन कब हो रहा है। वर्तमान काल में यानी प्रेजेंट टेंस, जिसका अर्थ है कार्य अभी हो रहा है। भूतकाल यानी पास्ट टेंस, जिसका अर्थ है पिछले समय में कार्य हो चुका है। और भविष्य काल में इसका अर्थ है फ्यूचर टेंस, जिसमें आने वाले समय में कार्य होगा। अब प्रश्न आता है, लकार कितने प्रकार के होते हैं। तो वैसे तो संस्कृत में लकार 10 प्रकार के होते हैं, लेकिन हमारी भाषा को सरल बनाने के लिए आपके पाठ्य पुस्तक में केवल 5 मुख्य लकारों का ही प्रयोग किया गया है, जिसे हम एक एक करके पढ़ते हैं। लट लकार, वर्तमान काल। पिछले वीडियो में लट लकार को अच्छे से समझ चुके हैं, एक बार फिर से इसका क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो प्रश्न आता है, लट लकार यानी वर्तमान काल किसे कहते हैं। जब हम वर्तमान समय यानी अभी की बात करते हैं, या जो अभी वर्तमान में कार्य हो रहा है, उसे लट लकार कहते हैं। जैसे वह पढ़ता है, वह लिख रहा है। अब प्रश्न आता है कि इसकी पहचान क्या होती है। जैसे इंग्लिश में प्रेजेंट टेंस के बारे में बताने के लिए वर्ब के साथ एस या इज का प्रयोग करते हैं, वैसे ही संस्कृत में वर्तमान काल यानी लट लकार के बारे में बताने के लिए धातु के साथ ती तह अंति जोड़कर लट लकार के धातु रूप बनाए जाते हैं। तो यहाँ लट लकार के 9 चिन्ह तीनों वचनों में और तीनों पुरुषों में दिए गए हैं। तो वचन किसे कहते हैं, पुरुष किसे कहते हैं, ये हम पिछले वीडियो के स्टेप 1 स्टेप 2 में पढ़ चुके हैं। तो प्रथम पुरुष में इनके क्रियापद चिन्ह है ती तह अंति, मध्यम पुरुष में इनके क्रियापद चिन्ह है सी थह थ, और उत्तम पुरुष में इनके क्रियापद चिन्ह है आमी आवह आमह। अब हम इन चिन्हों को पठ धातु के साथ जोड़ते हुए इनके शब्द रूप बनाएंगे। तो जैसे यहाँ दिया है पठ प्लस अति पठती, जैसे अंति, आमी, आवह और आमह के आगे अ स्वर है, वैसे ही ती तह सी थह थ इनके आगे भी अ का स्वर है। और जो पट धातु के आखिरी अक्षर के नीचे जो हलंत है, जिससे पता चलता है कि यह अक्षर अधूरा है, जब इसमें अ स्वर जुड़ जाता है तो यह अधूरा अक्षर पूरा हो जाता है, यानी हलंत हट जाता है, तो शब्द बनता है पठती। तो पट धातु के प्रथम पुरुष के तीनों वचनों में क्रियापद होंगे पठती, पठतः, पठंती, जिसका अर्थ है एक वचन में वह पढ़ता है, द्विवचन में वे दो पढ़ते हैं, बहुवचन में वे सब पढ़ते हैं। मध्यम पुरुष में इसके क्रियापद होंगे पठसी, पठतः, पठत, जिसका अर्थ है एक वचन में तुम पढ़ते हो, द्विवचन में तुम दोनों पढ़ते हो, बहुवचन में तुम सब पढ़ते हो। उत्तम पुरुष में पठ धातु के क्रियापद हैं पठामी एक वचन में, द्विवचन में पठावह, बहुवचन में पठामह, जिसका अर्थ है एक वचन में मैं पढ़ता हूँ, द्विवचन में हम दो पढ़ते हैं, बहुवचन में हम सब पढ़ते हैं। अब दूसरा आता है ऋट लकार यानी भविष्यत काल, फ्यूचर टेंस। जब हमें यह बताना होता है कि कोई कार्य आने वाले समय में होगा, तब हम ऋट लकार का प्रयोग करते हैं। अब इसकी पहचान क्या होती है। जैसे इंग्लिश में फ्यूचर टेंस के बारे में बताने के लिए हम वर्ब के साथ विल शैल का प्रयोग करते हैं, जिससे हमें पता चल जाता है कि यहाँ पर फ्यूचर टेंस की बात हो रही है। जैसे वह जाएगा, ही विल गो, वैसे ही संस्कृत में भविष्य काल के बारे में बताने के लिए धातु के साथ बीच में स्य और इश जोड़कर अंत में ती त अंति लगाकर ऋट लकार के वाक्य बनाए जाते हैं। तो अब प्रश्न आता है, ऋट लकार यानी भविष्य काल के क्रियापद चिन्ह क्या होते हैं। तो वे इस प्रकार हैं इष्यति, इष्यतः, इष्यन्ति। तो इनके क्रियापद चिन्ह भी लट लकार की जैसे ही होते हैं। देखिए ती तह अंति।
बस उनमें इष्य शब्द आगे जोड़ दिया जाता है और ऋट लकार के क्रियापद चिन्ह बनते हैं, जैसे इष्यति, इष्यतः, इष्यन्ति। तो यहाँ ऋट लकार यानी भविष्य काल के 9 क्रियापद चिन्ह तीनों पुरुषों में और तीनों वचनों में दिए हैं। तो प्रथम पुरुष में इनके क्रियापद चिन्ह हैं स्यति, स्यतः, स्यन्ति या इष्यति, इष्यतः, इष्यन्ति। मध्यम पुरुष में इनके क्रियापद चिन्ह हैं स्यसि, स्यथः, स्यत् या इष्यसि, इष्यथः, इष्यत्। उत्तम पुरुष में इनके क्रियापद चिन्ह हैं स्यामि, स्यावः, स्यामः या इष्यामि, इष्यावः, इष्यामः। अब मन में यह प्रश्न आता है किनके साथ बीच में स्य जुड़ेगा और किनके साथ बीच में ष्य यानी ई की मात्रा जुड़ेगी। तो इसे हम रटेंगे नहीं, समझेंगे। ऋट लकार के कुछ धातुएं जिनमें अंतिम वर्ण अधूरे हो या जिनमें हलंत लगा हो, जैसे पठ, लिख, गम, उनमें ई जुड़कर इष्यति हो जाता है। जैसे हमने पठ धातु ली है, उसमें हम इष्यति क्रियापद चिन्ह जोड़ेंगे तो शब्द बनेगा पठ प्लस इष्यति इज इक्वल टू पठिष्यति। तो अब हम पठ धातु को तीनों पुरुषों में और तीनों वचनों में ऋट लकार के क्रियापद चिन्ह के साथ जोड़कर इनके शब्द रूप बनाते हैं। तो प्रथम पुरुष में इनके क्रियापद होंगे पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति। वह पढ़ेगा, वे दोनों पढ़ेंगे, वे सब पढ़ेंगे। मध्यम पुरुष में इनके क्रियापद हैं पठिष्यसि, पठिष्यथः, पठिष्यत्। तुम पढ़ोगे, तुम दोनों पढ़ोगे, तुम सब पढ़ोगे। उत्तम पुरुष में इनके क्रियापद हैं पठिष्यामि, पठिष्यावः, पठिष्यामः। मैं पढ़ूंगा, हम दोनों पढ़ेंगे, हम सब पढ़ेंगे। तो यहाँ हम और भी धातुओं को देखते हैं जिनके आखिरी अक्षर में हलंत लगा है। उन धातुओं में भी हम ई की मात्रा को जोड़कर ऋट लकार यानी भविष्य काल में शब्द रूप बनाएंगे। जैसे हमने देखा था पठ धातु में इष्यति जोड़ा तो बना पठिष्यति, वैसे ही लिख धातु में इष्यति जोड़ेंगे तो बनेगा लिखिष्यति, गम धातु में इष्यति जोड़ेंगे तो बनेगा गमिष्यति, चल धातु में इष्यति जोड़ेंगे तो बनेगा चलिष्यति, हस धातु में इष्यति जोड़ेंगे तो बनेगा हसिष्यति। लेकिन कुछ धातुएं यहाँ पर अपवाद स्वरूप भी हैं, जैसे दृश्य, नश, पच, तज, जिनके आखिरी अक्षर में हलंत लगा हुआ है, फिर भी इनमें ई की मात्रा नहीं जुड़ती है। उन धातुओं के साथ स्य शब्द जुड़ जाता है। तो जब धातुओं के अंतिम अक्षर यानी कि आधा श, आधा च और आधा ज में जब आधा स मिल जाता है तो यह आधा क्ष बनाते हैं। तो इनके शब्द रूप होंगे, जैसे दृश्य के साथ स्यति जुड़ेगा तो बनेगा द्रक्ष्यति, पच के साथ स्यति शब्द जुड़ेगा तो बनेगा पक्ष्यति, तज्जे के साथ स्यति शब्द जुड़ेगा तो बनेगा तक्ष्यति। तो जब भी आप ऋट लकार की शब्द रूप बनाएं तो इन धातुओं का विशेष ध्यान रखें। तो इन धातुओं के साथ जब भी स्य शब्द जुड़ेगा तो वह अक्षय में बदल जाएगा। तो एक बार फिर से हम दृश्य धातु, जिसका अर्थ होता है देखना, उसे हम ऋट लकार के क्रियापद चिन्हों के साथ तीनों पुरुषों और तीनों वचनों में भी देखते हैं। तो प्रथम पुरुष में इसके क्रियापद हैं द्रक्ष्यति, द्रक्ष्यतः, द्रक्ष्यन्ति, जिसका अर्थ है वह देखेगा, वे दो देखेंगे, वे सब देखेंगे। मध्यम पुरुष में इसके क्रियापद हैं द्रक्ष्यसि, द्रक्ष्यथः, द्रक्ष्यत्, जिसका अर्थ है तुम देखोगे, तुम दोनों देखोगे, तुम सब देखोगे। उत्तम पुरुष में इसके क्रियापद हैं द्रक्ष्यामि, द्रक्ष्यावः, द्रक्ष्यामः, जिसका अर्थ है मैं देखूंगा, हम दोनों देखेंगे, हम सब देखेंगे। तो यहाँ एक बात और सीखने वाली है, क्री धातु और अस धातु इनके शब्द रूप भविष्य काल में अलग ही चलते हैं। तो पहले हम क्री धातु को देखते हैं। जिस प्रकार दृश्य धातु का रूप बदलकर द्र से द्रक्ष्यति हो जाता है, उसी प्रकार क्री धातु में भी री स्वर का र में परिवर्तन हो जाता है। तो आप देखिए द के नीचे जो री की मात्रा है वह र में बदल गई और बना द्र। उसी प्रकार क के नीचे री का स्वर है वह र में बदल गया और शब्द बना कर। जब कर धातु में इष्यति जोड़ा तो बना करिष्यति, जिसका अर्थ है वह करेगा। उसी प्रकार अस धातु भू में बदल जाती है और इसके शब्द रूप भव में बनते हैं। भव प्लस इष्यति भविष्यति, जिसका अर्थ है वह होगा। तो जो पहली बार लकार समझ रहे हैं उन्हें यह थोड़ा कठिन लग सकता है, लेकिन आपके सिलेबस में जितना जरूरी है वह सब हमने यहाँ कवर कर दिया है। अगर आप इस वीडियो को 2 से 3 बार देखेंगे तो आप इसे बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। तो अब हम आगे चलते हैं। तो यहाँ पर एक विशेष नोट दिया है,
लिट लकार की सबसे बड़ी पहचान यह है कि इनमें सभी धातुएं अपने मूल रूप में रहती हैं। देखिए, कुछ धातुएं इस प्रकार की होती हैं जो लट लकार, लंग लकार, लोट लकार, विधिलिंग लकार में अपना रूप बदल लेती है, लेकिन रिट लकार में ये सभी धातुएं अपने मूल रूप में चलती हैं। जैसे हम पहली धातु को देखते हैं, पा धातु, तो लट लकार में इनके शब्द रूप पिप धातु से चलेंगे और शब्द रूप बनेगा पिबती, वह पीता है। लेकिन ड्रिट लकार में पा धातु अपने मूल रूप में ही रहती है और इसका शब्द रूप बनेगा पास्यति, वह पिएगा। उसी प्रकार यहाँ पर और धातुएं भी दी हैं, जैसे स्था, तो यह लट लकार में तिष्ठ में बदल जाएगी और इसका शब्द रूप बनेगा तिष्ठति, वह ठहरता है। और भविष्य काल में इसके शब्द रूप होंगे स्थास्यति, वह ठहरेगा। दा धातु यच्छ में परिवर्तित हो जाएगी और शब्द रूप बनेगा यच्छति, लेकिन रिट लकार में दा धातु अपने ही रूप में रहती है और क्रियापद बनेगा दास्यति, वह देगा। अब लास्ट दिया है घ्रा धातु, जिसका अर्थ होता है सूंघना, तो लट लकार में इसका रूप जिघ्र में परिवर्तित हो जाता है, जिसके शब्द रूप बनते हैं जिघ्रति, वह सूंघता है। लेकिन रिट लकार में ये अपने मूल रूप में रहती है और शब्द रूप बनता है घ्रास्यति, वह सूंघेगा। तो इन मूल धातुओं को पहचानने की एक ट्रिक भी है। जिन धातुओं के पीछे या अंत में आ की मात्रा होती है, जैसे कि पा, स्था, दा, ग्रा, इनमें ई की मात्रा नहीं जोड़ी जाती है, वह धातु सीधे स्य से जुड़ती है, जैसे पास्यति, पास्यतः, पास्यन्ति। तो आप समझ गए होंगे कि किन के साथ इष्यति जुड़ेगा और किन के साथ स्यति जुड़ेगा। तो अब हम आगे चलते हैं लंग लकार की ओर, यानी भूतकाल। लंग लकार भूतकाल, जब हम कोई कार्य अभी नहीं कर रहे हैं, बीते हुए समय में कर चुके हैं, तो उसे बताने के लिए लंग लकार का प्रयोग करते हैं। जैसे उसने खाना खाया, मैंने पढ़ाई की। इसकी पहचान क्या होती है, इसे हम इंग्लिश से कनेक्ट करके समझते हैं। जैसे इंग्लिश में पास्ट टेंस के बारे में बताने के लिए वर्ब के साथ ईडी या वॉज वर्ब का प्रयोग करते हैं, उसी प्रकार संस्कृत में भी लंग लकार यानी भूतकाल के बारे में बताने के लिए हम धातु के शुरू में यानी फ्रंट में अ जोड़ देते हैं। इसे हम एक उदाहरण के माध्यम से भी समझते हैं। जैसे यहाँ सेंटेंस दिया है ही प्लेड, तो इस सेंटेंस को देख के ही पता चल जाता है कि यहाँ पर पास्ट टेंस की बात हो रही है, क्योंकि वर्ब के साथ ईडी लगा है। उसी प्रकार लंग लकार यानी भूतकाल की दशा बताने के लिए यह कार्य हो चुका है, तो उसके लिए क्रिया के आगे अ जोड़ दिया जाता है। जैसे अक्रीडत, उसने खेला। तो यहाँ पर लंग लकार के क्रियापद चिन्ह तीनों वचनों में और तीनों पुरुषों में दिए हैं। तो प्रथम पुरुष में इनके क्रियापद चिन्ह है त, ताम, अन। मध्यम पुरुष में अह, तम, त। उत्तम पुरुष में अम, आव, आम। तो आप इसे राइम की तरह लर्न करें, त, ताम, अन, अह, तम, त, अम, आव, आम। तो ये आपको जल्दी याद हो जाएगा। और कोशिश करें इन सभी चिन्हों को आप लिखकर याद करें, क्योंकि जब हम लिखकर किसी चीज को याद करते हैं तो वे शब्द हमारे दिमाग में छप जाते हैं और हम हलंत की गलती से भी बच जाते हैं। तो अब इन क्रियापद चिन्हों को धातु के साथ जोड़कर शब्द रूप बनाते हैं। तो यहाँ पर हमने धातु ली है पठ। अब लंग लकार की दशा को बताने के लिए उसके आगे हमने अ जोड़ दिया और पीछे लंग लकार के क्रियापद चिन्ह जोड़ दिए तो शब्द बना अपठत। तो प्रथम पुरुष में इनके क्रियापद होंगे अपठत, द्विवचन में अपठताम, बहुवचन में अपठन, जिसका अर्थ है उसने पढ़ा, उन दोनों ने पढ़ा, उन सब ने पढ़ा। अब मध्यम पुरुष के इसके क्रियापद होंगे अपठ, अपठतम, अपठत। तुमने पढ़ा, तुम दोनों ने पढ़ा, तुम सब ने पढ़ा। उत्तम पुरुष में इनके क्रियापद होंगे अपठम, अपठाव, अपठाम, जिसका अर्थ है मैंने पढ़ा, हम दोनों ने पढ़ा, हम सब ने पढ़ा। तो आगे चलते हैं अब हम लोट लकार की ओर। लोट लकार, जब हम किसी वाक्य में आज्ञा देने, अनुमति मांगने, प्रार्थना करने या आशीर्वाद देने का भाव प्रकट करते हैं तो वहां लोट लकार का प्रयोग होता है। तो इन सभी को हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे पहले आता है आज्ञा यानी ऑर्डर। जब किसी को कोई काम करने का निर्देश या आदेश दिया जाता है तब वहां लोट लकार के क्रियापद चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि तुम घर जाओ, त्वम गृहम गच्छ, तुम पढ़ो, त्वम पठ। तो यहाँ पर गच्छ और पठ धातु दी है, यह मध्यम पुरुष के एक वचन क्रियापद हैं। अब दूसरा आता है अनुमति यानी परमिशन लेना।
जब हम कोई कार्य करने के लिए अनुमति मांगते हैं या किसी से पूछते हैं, तब भी वहां लोट लकार के क्रियापद चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। तो उनके वाक्य किस प्रकार होते हैं? जैसे क्या मैं जाऊं, अहम गच्छानि। क्या मैं लिखूं, अहम लिखानी। जब वाक्य के पीछे प्रश्नसूचक चिन्ह आ जाता है तो उसका अर्थ क्या के अर्थ में ही लिया जाता है। तो यहाँ पर गच्छानी और लिखानी यह दोनों क्रियापद उत्तम पुरुष के हैं। अब तीसरा आता है अनुरोध करने। जब हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं, जब हम किसी से आदर के साथ कुछ करने के लिए कहते हैं या आदर के साथ कुछ मांगते हैं, तब वहां लोट लकार के क्रियापद चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। जैसे कृपया आइए, कृपया आगच्छतु, बैठ जाइए, उपविशतु, कृपया लिखिए, कृपया लिखतु। तो आगच्छतु, उपविशतु, लिखतु यह सभी लोट लकार के प्रथम पुरुष के एक वचन क्रियापद हैं और इन सभी वाक्यों में अनुरोध का भाव है। अब चौथा है ब्लेसिंग्स, आशीर्वाद देने। जब बड़े छोटों को आशीर्वाद या शुभकामनाएं देते हैं, जैसे सुखी हो, सुखी भव, विजयी हो, विजयी भव, तो इन सब के लिए भी लोट लकार के क्रियापद चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर कौन से क्रियापद हैं? भव, यह मध्यम पुरुष के एक वचन क्रियापद हैं। तो कैसे पता चला कि यह मध्यम पुरुष के हैं? क्योंकि इसमें त्वम का भाव छिपा हुआ है। जैसे तुम सुखी हो, तुम विजयी हो। अब अगला देखते हैं, इच्छा यानी विशेष। किसी के लिए या सभी के लिए मंगल कामना करने के लिए लोट लकार के क्रियापद चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। जैसे सभी सुखी हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः, शुभ हो, शुभम भवतु। तो यहाँ पर भवन्तु और भवतु यह लोट लकार के प्रथम पुरुष के क्रियापद हैं। तो यहाँ पर लोट लकार के 9 क्रियापद चिन्ह तीनों वचनों में और तीनों पुरुषों में दिए हैं। प्रथम पुरुष में उनके क्रियापद चिन्ह है तू, ताम, अंतु। मध्यम पुरुष में देखिए यहाँ पे अ लिखा है, अ यहाँ स्वर है, यहाँ पर मूल धातु आएगी। जब मूल धातु में अ स्वर जुड़ जाएगा तो धातु के अंतिम अक्षर से हलंत हट जाएगा। द्विवचन में है तम और बहुवचन में त। उत्तम पुरुष के क्रियापद चिन्ह है आनी, आव, आमो। तो अब हम इन क्रियापद चिन्हों को धातु के साथ जोड़कर शब्द रूप बनाते हैं। तो यहाँ पर धातु ली है पठ। पठ धातु को लोट लकार के क्रियापद चिन्हों के साथ जोड़कर शब्द बनाए हैं। प्रथम पुरुष में पठतु, पठताम, पठन्तु, जिसका अर्थ है वह पढ़े, वे दोनों पढ़े, वे सब पढ़े। मध्यम पुरुष में हमने यहाँ पर मूल धातु लिखी है पठ धातु। जब इसमें अ स्वर जोड़ दिया था तो पठ धातु के नीचे जो हलंत था वह हट गया है। द्विवचन में पठतम और बहुवचन में पठत, जिसका अर्थ है तुम पढ़ो, तुम दोनों पढ़ो, तुम सब पढ़ो। उत्तम पुरुष में इनके क्रियापद होंगे एक वचन में पठानी, द्विवचन में पठाव, बहुवचन में पठामो, जिसका अर्थ है मैं पढ़ूं, हम दोनों पढ़े, हम सब पढ़े। तो यहाँ देखिए प्रथम पुरुष में वह पढ़े, वे दोनों पढ़े, वे पढ़े। तो यहाँ पर अनुरोध का, रिक्वेस्ट का भाव प्रकट हो रहा है। मध्यम पुरुष में तुम पढ़ो, तुम दोनों पढ़ो, तुम सब पढ़ो। तो यहाँ पर आज्ञा देने का भाव प्रकट हो रहा है। उत्तम पुरुष मैं पढ़ूं, हम दोनों पढ़े, हम सब पढ़े, या क्या मैं पढ़ूं, क्या हम दोनों पढ़े, क्या हम सब पढ़े। तो यहाँ पर अनुमति या परमिशन लेने का भाव प्रकट हो रहा है। अब अगला आता है विधिलिंग लकार। जब किसी वाक्य में चाहिए शब्द का प्रयोग हो, जैसे उसे लिखना चाहिए, उसे पढ़ना चाहिए, तो यहाँ वाक्य में सलाह दी जा रही है, तो उनके लिए हम विधिलिंग लकार का प्रयोग करते हैं। अब दूसरा आता है कर्तव्य यानी कि मॉरल ड्यूटी। जब किसी वाक्य में मॉरल ड्यूटी की बात हो, जैसे हमें हमारे माता पिता की सेवा करनी चाहिए, गुरुओं का आदर करना चाहिए, तो वहां पर भी विधिलिंग लकार का प्रयोग किया जाता है। अब तीसरा आता है संभावना यानी कि पॉसिबिलिटी। जब किसी वाक्य में संभावना व्यक्त की जाए, जैसे शायद राम आ सकता है, शायद श्याम वहां जाएगा, तो यहाँ पर बात कंफर्म नहीं है, संभावना व्यक्त हो रही है। तो जब किसी वाक्य में संभावना व्यक्त हो तो वहां पर भी विधिलिंग लकारों का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए हैं, उस उदाहरण के माध्यम से एक बार फिर से हम इन्हें समझते हैं। तो पहला आता है एडवाइस, सलाह, चाहिए के अर्थ में। जैसे तुम्हें समय पर उठना चाहिए, तो यहाँ पर एक अच्छी सलाह दी जा रही है। तो उसके लिए संस्कृत में वाक्य बनेगा त्वम समये उत्तिष्ठे। अब दूसरा दिया है मॉरल ड्यूटी यानी कर्तव्य की जहां बात हो, जैसे हमें देश की रक्षा करनी चाहिए, तो उसके लिए संस्कृत में वाक्य बनेगा वयम देशम रक्षेम।
और तीसरा आता है संभावना, यानी कि पॉसिबिलिटी। जैसे आज बारिश हो सकती है, तो उसके लिए कौन सा वाक्य बनेगा? अद्य वृष्टि ही भवेत। तो यहाँ पर विधिलिंग लकार के क्रियापद चिन्ह तीनों वचनों में और तीनों पुरुषों में दिए हैं। तो प्रथम पुरुष में इनके क्रियापद चिन्ह हैं एत, एताम, एयुः। मध्यम पुरुष में एह, एतम, एत और उत्तम पुरुष में एयम, एव, एम। तो यहाँ पर पट धातु दी है और इस पट धातु को हम विधिलिंग लकार के क्रियापद चिन्हों के साथ जोड़ेंगे। तो जब हमने पट धातु में एत शब्द को जोड़ा तो यहाँ पर ए की मात्रा हट जाएगी और वह ठ के ऊपर लग जाएगी और नीचे से इसका हलंत हट जाएगा। तो शब्द बनेगा पठेत। तो एक वचन में पठेत, द्विवचन में पठेताम और बहुवचन में पठेयु, जिसका अर्थ है उसे पढ़ना चाहिए, उन दोनों को पढ़ना चाहिए, उन सबको पढ़ना चाहिए। मध्यम पुरुष में इनके क्रियापद होंगे पठेह, पठेतम, पठेत, जिसका अर्थ है तुम्हें पढ़ना चाहिए, तुम दोनों को पढ़ना चाहिए, तुम सबको पढ़ना चाहिए। उत्तम पुरुष में इनके क्रियापद होंगे पठेयम, पठेव, पठेम, जिसका अर्थ है मुझे पढ़ना चाहिए, हम दोनों को पढ़ना चाहिए, हम सबको पढ़ना चाहिए। तो यहाँ हमने चाहिए के अर्थ में धातु रूप समझ लिए हैं। अब हम बात करें संभावना की, तो इस लकार में उनके अर्थ बदल जाएंगे लेकिन क्रियापद यही रहेंगे। तो प्रथम पुरुष में उनके अर्थ होंगे शायद वह पढ़े, शायद वे दोनों पढ़े, शायद वे सब पढ़े। मध्यम पुरुष में उनके अर्थ होंगे शायद तुम पढ़ो, शायद तुम दोनों पढ़ोगे, शायद तुम सब पढ़ोगे। उत्तम पुरुष में उनके अर्थ होंगे शायद मैं पढ़ूं, शायद हम दोनों पढ़े, शायद हम सब पढ़े। तो यहाँ कुछ बच्चों को लिट लकार और विधिलिंग लकार में कंफ्यूजन हो सकता है, तो उसे भी क्लियर कर लेते हैं। देखिए, जब कोई काम भविष्य में कंफर्म है कि वह निश्चित ही होगा, तब वहां लिट लकार का प्रयोग होता है। जैसे वह जाएगा, तो उसके लिए संस्कृत में वाक्य आएगा सह गमिष्यति। लेकिन अगर वह कंफर्म नहीं है, बस उसकी संभावना है, तो विधिलिंग लकार का प्रयोग होता है। जैसे शायद वह जाए, तो उसके लिए संस्कृत में वाक्य बनेगा सह गच्छेत्। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम आगे चलते हैं। तो यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली है कि विधिलिंग लकार में जैसे पठ, चल, हस, लिख, यह एक ही तरह से चलती हैं। इन सभी में एक ही मात्रा जुड़ती है, लेकिन कुछ स्पेशल धातुएं होती हैं जैसे क्री, अस। इनमें पट धातु की तरह एक ही मात्रा नहीं जुड़ती है। इनमें एक ही मात्रा की जगह या जुड़ जाता है और क्री धातु अपना रूप बदलकर कुर में बन जाती है। तो एक बार हम इसे देखते हैं। तो देखिए, पहले हम पट धातु को देखते हैं। पट धातु में एक ही मात्रा जुड़ी और पीछे क्रियापद चिन्ह जोड़ा तो बना पठेत। उसी प्रकार कुर धातु में या जोड़ेंगे और पीछे विधिलिंग लकार के क्रियापद चिन्ह जोड़े हैं तो शब्द बना कुर्यात। तो उसी प्रकार हम अस धातु को भी देखते हैं। अस धातु में आगे अ हट जाता है और शेष रह जाता है आधा स। फिर आधे स में या जोड़कर विधिलिंग लकार के क्रियापद जोड़ देते हैं आधा त, तो शब्द बनता है स्यात्। तो आपके सिलेबस में क्री और अस धातु का लोट लकार में विशेष प्रयोग होता है। तो क्री धातु और अस धातु के लोट लकार में किस प्रकार क्रियापद बनेंगे वह हमने सीख लिए हैं। तो अक्सर हम लोट लकार और विधिलिंग लकार में थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो एक बार फिर से हम इसे देख लेते हैं। जब हम किसी को ऑर्डर देते हैं जैसे तुम करो, या हम किसी से परमिशन लेते हैं क्या मैं जाऊं, तो वहां पर लोट लकार का प्रयोग किया जाता है। जैसे तुम करो, उसके लिए वाक्य आएगा त्वम कुरु। और जब हम किसी को सलाह देते हैं तो वहां पर विधिलिंग लकार का प्रयोग करते हैं। जैसे तुम्हें करना चाहिए, तो इसके लिए संस्कृत में वाक्य आएगा त्वम कुर्याः। तो ये थे लकार। इस लकार से रिलेटेड अगर आपके मन में कोई भी डाउट हो तो आप मुझे जरूर कमेंट करें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।